The next topic is types of planer machine. The next topic is types of planer machine. बहुत इजी है, नाम से ही आपको याद हो जाएगा टाइप्स ऑफ प्लानर मशीन्स कि प्लानर मशीन के क्या क्या टाइप होते हैं। तो जो मैं पहले टाइप की बात करने वाला हूं दैट इज ओपन साइड प्लानर। पहला जो टाइप है वो है ओपन साइड प्लानर। तो ओपन साइड का मतलब क्या होता है सर? वो एक साइड से ओपन होगी, वो क्या होगा, एक साइड से क्या होगी, ओपन होगी। और प्लानर मशीन को एक साइड से ओपन करने के लिए उस एक साइड से हमें कॉलम को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। और सिर्फ कितना कॉलम रह जाएगा सर? एक ही कॉलम रह जाएगा। तो ओपन साइड प्लानर में ओनली एंड ओनली वन कॉलम होते हैं। ओनली एंड ओनली क्या होते हैं? वन कॉलम। बहुत ईजी है। ओपन साइड मतलब एक साइड क्या होगी, ओपन। एक साइड क्या होगी, ओपन। और एक साइड ओपन करने के लिए क्या करेंगे, बताइए बताइए। एक साइड ओपन करने के लिए सर हम एक कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे। दैट्स व्हाई अगर आपसे क्वेश्चन में आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानिंग मशीन वन कॉलम इज एलिमिनेटेड, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? ओपन साइड प्लानर। अगर आपसे पूछा जाता है इन ओपन साइड प्लानर हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कॉलम्स आर देयर, सो देयर विल बी ओनली वन कॉलम। देयर विल बी ओनली वन कॉलम। सो दिस इज द ओपन साइड प्लानर। दिस इज द ओपन साइड प्लानर। सर यहां तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें, सेकेंड टाइप की जो प्लानिंग मशीन होती है दैट इज प्लानर एंड मिलर मशीन। प्लानर एंड मिलर मशीन। तो इसका नाम से ही कुछ देखिए, इसके नाम में ही छुपा है कि इसमें क्या है। इसके नाम में क्या छुपा है देखिए ध्यान से। जो प्लानर होगा उसका मीनिंग होगा प्लानिंग से, वो किससे रिलेट होगा? प्लानिंग से। और मिलर का किससे होगा सर? मिलिंग से होगा। तो प्लानर और मिलिंग मशीन में क्या होगा? प्लानर और मिलिंग मशीन में होगा आपके इन दोनों का हाइब्रिड रूप। ठीक है, इन दोनों का जो हाइब्रिड कनेक्शन होगा, इन दोनों की जो हाइब्रिड मशीनरी होगी जिसमें प्लानिंग और मिलिंग दोनों हो सकती है, उसे हम कहेंगे प्लानर मिलर मशीन। उसे हम क्या कहेंगे? प्लानर मिलर मशीन। प्लानर मिलर मशीन इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लानिंग एंड मिलिंग। प्लानिंग एंड मिलिंग, ये तो नाम से ही पता चल रहा है सर, ये तो हम याद कर सकते हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द मशीन दैट इज योर पिट प्लानिंग। दैट इज योर पिट प्लानिंग। पिट PIT पिट प्लानिंग। ठीक है, पिट प्लानिंग। पिट मतलब क्या होता है? गड्ढा। पिट मतलब क्या होता है? कोई गड्ढा होता है, उसे हम कहते हैं पिट, रेत वाला। ठीक है, तो पिट प्लानिंग क्या होता है? पिट प्लानिंग जब भी आपके मन में आए, आपके अगर क्वेश्चन में आ जाए, तो उसको याद रखने का क्या तरीका है? पिट का हम याद रख सकते हैं पिटना। पिट का हम क्या रख सकते हैं? पिटना मतलब मार खाना। ठीक है, तो हम कभी किसी को कब मारेंगे? जब कोई हमसे छोटा हो, हमसे जो बड़ा होगा वो हमें पीट देगा। तो इसमें क्या होगा, जो आपके वर्कपीस होंगे ना वो बहुत मैसिव होंगे। कैसे होंगे? मैसिव। यहां पर होंगे आपके मैसिव वर्कपीस। यहां पर क्या होंगे आपके? मैसिव वर्कपीस। अब जो वर्कपीस आपका अगर मैसिव है तो वर्कपीस के मैसिव होने के कारण क्या होगा? अगर आपके वर्कपीस का मास ज्यादा है और मास ज्यादा होने से इनर्शिया क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और इनर्शिया इंक्रीज होने से वर्कपीस को रोटेशन में लाना या फिर वर्कपीस को रेसिप्रोकेशन में लाना, वर्कपीस को किसी भी टाइप का हम अगर मोशन प्रोवाइड करना चाहते हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। उसमें क्या आ जाती है? प्रॉब्लम। अगर आप वर्कपीस को रोटेट करना चाहते हो तब भी ज्यादा इनर्शिया होगा तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अगर छोटा वर्कपीस है तो उसको रोटेट करने में हमें आसानी होती है। तो ड्यू टू हैवी वर्कपीस हम उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि प्लानिंग मशीन में हमें रोटेशन नहीं करना होता है, प्लानिंग मशीन में हमें रेसिप्रोकेशन करना होता है वर्कपीस को। तो हम उस वर्कपीस को रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते। तो सर जब हम वर्कपीस को रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते हैं तो अब हम क्या करें? तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो वर्कपीस ही क्या है आपका? मैसिव वर्कपीस है। तो मैसिव वर्कपीस को हम रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते, तो वैसी वर्कपीस को हम स्टेशनरी रखेंगे। मैसिव वर्कपीस को हम क्या रखेंगे? स्टेशनरी। तो जो आपकी पिट प्लानिंग होती है इसमें जो आपका वर्कपीस होता है, क्या होता है? वर्कपीस वो क्या होता है? स्टेशनरी। क्या होता है? वो स्टेशनरी होता है। ऐसा कैसे हो गया सर? अरे होना ही पड़ेगा, क्योंकि जो मास है आपके वर्कपीस का वो बहुत ज्यादा है। वर्कपीस के मास ज्यादा होने के कारण वर्कपीस को क्या रखना पड़ेगा? स्टेशनरी रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? स्टेशनरी। तो जब हमने अगर वर्कपीस को स्टेशनरी रख दिया है तो अब हम किसे रेसिप्रोकेशन मोशन प्रोवाइड करेंगे? टेल मी गाइस, इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपका वर्कपीस स्टेशनरी है तो रेसिप्रोकेशन मोशन किसको प्रोवाइड किया जाएगा? तो आपकी पिट प्लानिंग मशीन में अगर आपका वर्कपीस स्टेशनरी है तो जो आपका टूल होगा वो क्या करेगा? रेसिप्रोकेट करेगा।
टूल होगा वो क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा और ये अपने कटिंग स्ट्रोक में मटेरियल को रिमूव करेगा। कटिंग स्ट्रोक में क्या करेगा, मटेरियल को रिमूव करेगा। समटाइम्स क्या होता है, ये जो आपके वर्कपीस से इतने ज्यादा मैसिव होते हैं कि इनको हम बेड पर भी नहीं रख सकते। इनको हम क्या नहीं रख सकते, बेड पर भी नहीं रख सकते। इनको हम डायरेक्टली फ्लोर पर रख देते हैं। आपका जो मशीन शॉप होता है उसका जो फ्लोर होगा उस पर ही हम डायरेक्टली वर्कपीस को रख देंगे और उसको हम क्या कर देंगे, विद द हेल्प ऑफ द प्लानिंग मशीन क्या कर देंगे, उसकी मशीनिंग कर देंगे। लेकिन इस केस में क्या होगा, आपका वर्कपीस फ्लोर पर स्टेशनरी रहेगा क्योंकि उसका जो मास है वो बहुत ज्यादा है। उसका मास क्या है, वो बहुत ज्यादा है। ड्यू टू हैवी मास उस वर्कपीस पर कटिंग फोर्सेस के इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे, वो बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ कौन मूव करेगा, सर टूल मूव करेगा और टूल करेगा रेसिप्रोकेशन और वो सिर्फ कटिंग स्ट्रोक में मटेरियल रिमूव करेगा। वो सिर्फ क्या करेगा सर, कटिंग स्ट्रोक में मटेरियल रिमूव करेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर हम पिट प्लानिंग की बात करते हैं तो पिट प्लानिंग में क्या होता है, आपका वर्कपीस स्टेशनरी होता है और आपका टूल क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है। टूल क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है। द फोर्थ टाइप ऑफ द प्लानर मशीन इज डुप्लेक्स टेबल प्लानर। इसका एक दूसरा नाम भी होता है सर, वो क्या होता है सर, वो होता है डिवाइडेड टेबल प्लानर। इसका एक दूसरा नाम भी होता है, वो क्या होता है, डिवाइडेड टेबल प्लानर। इसमें क्या होता है सर, इसमें क्या होता है, जो आपकी टेबल होती है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। मतलब जो डुप्लेक्स टेबल प्लानर होगा उसमें दो टेबल होगी। कितनी टेबल होगी सर, दो टेबल होगी। फॉर एग्जांपल से दिस इज द वन टेबल, दिस इज द सेकंड टेबल। सर जब पहली टेबल पर आपका प्लानिंग ऑपरेशन हो रहा होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, दूसरी टेबल पर हम वर्कपीस की लोडिंग या फिर अनलोडिंग कर रहे होंगे, उसकी क्लैंपिंग कर रहे होंगे। तो जब इस पर मशीनिंग हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इस पर मशीनिंग करने लगेंगे सेकंड वाली टेबल पर और इसके पार्ट को हम क्या करेंगे, लोडिंग कर देंगे, अनलोडिंग कर देंगे, अनक्लैंपिंग कर देंगे। और ड्यूरेशन क्या होगा उसमें, इधर मशीनिंग हो रहा होगा तो ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑपरेशन ऑन द अदर टेबल इन द फर्स्ट टेबल लोडिंग एंड अनलोडिंग विल बी डन। तो लोडिंग एंड अनलोडिंग डन होने से क्या होगा, जो आइडियल टाइम है जिसमें आपकी मशीन में मशीनिंग नहीं होती है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ऐसा मैंने आपको एक जगह बता रखा है, याद करो मैंने किस टाइप की मशीनिंग ऑपरेशन में मैंने आपको ये चीज बता रखी है। मैंने आपको बता रखी है किसमें, बोलिए, मिलिंग में, रेसिप्रोकल मिलिंग। किसमें बता रखी है, रेसिप्रोकल मिलिंग। उसमें दो टेबल होती है और मशीनिंग होने के बाद टेबल को 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं। तो जब हम 180 डिग्री रोटेट करते हैं तो जो मशीन्ड पार्ट होगा हम उसकी अनलोडिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, अनलोडिंग कर देंगे और हम क्या करेंगे, नए पार्ट को लोड कर देंगे। तो जब इस पार्ट की मशीनिंग हो जाएगी इसको हम फिर 180 डिग्री रोटेट कर देंगे। तो जो पार्ट होगा मशीन वो नीचे आ जाएगा, उसकी अनलोडिंग कर देंगे। तो जो नया वर्कपीस लगाया होगा उसकी क्या हो जाएगी, मशीनिंग हो जाएगी और आपका जो मशीन का जो आइडियल टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा एंड रेट ऑफ द प्रोडक्शन विल बी इंक्रीज। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेट ऑफ द प्रोडक्शन डबल टेबल टाइप ऑफ प्लानिंग मशीन विल बी यूज्ड। यानी हम डुप्लेक्स टेबल वाली प्लानिंग मशीन यूज में लेते हैं। क्या सर इसका यही ओनली एक ही यूज है, नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसका केवल एक यूज नहीं है, इसके यूज और भी है। सर क्या है यूज वो बताइए। ये जो आपकी दो टेबल है आप इनको जोड़ भी सकते हो। ये दो टेबल है इनको आपको क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। जोड़ने के बाद अगर जो लार्ज वर्कपीस है उनका भी आप प्लानिंग ऑपरेशन कर सकते हो, उनकी भी आप क्या कर सकते हो, मशीनिंग कर सकते हो। ठीक है, उनकी वर्टिकल सर्फेसेस, उनकी आप हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस की क्या कर सकते हो, मशीनिंग कर सकते हो। तो जब भी आपका कोई लार्ज साइज ऑब्जेक्ट होगा तो उस कंडीशन में हम डुप्लेक्स टेबल को क्या करेंगे, एक साथ जोड़ देंगे और एक साथ जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, मशीनिंग ऑपरेशन क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। इट इज वेरी इजी। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो सेम होता है, जो आपका वर्कपीस होता है वो क्या होता है सर, वो रेसिप्रोकेट होता है। क्या होता है वो, रेसिप्रोकेट होने के साथ साथ जो आपका टूल होता है उसमें क्या होता है, जो टूल होता है वो सर स्टेशनरी होता है। क्या होता है, स्टेशनरी होता है।
तो रेसिप्रोकेशन मोशन किसको मिला है सर? वर्कपीस को मिला है। और टूल को क्या मिला है सर? कुछ नहीं मिला है, उसको तो सिर्फ फीड मोशन मिला है। क्या मिला है? फीड मोशन मिला है। एंड ड्यूरिंग द कटिंग ऑपरेशन द टूल विल रिमेन स्टेशनरी। ये हमेशा याद रखना, ड्यूरिंग द कटिंग ऑपरेशन द टूल विल रिमेन स्टेशनरी एंड इन बिटवीन द कटिंग स्ट्रोक एंड द रिवर्स स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक हम क्या प्रोवाइड करते हैं? फीड प्रोवाइड कर देते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? फीड प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो आपका जनरल प्लानिंग मशीन में होता है वही होगा, आपका वर्कपीस रेसिप्रोकेट करेगा और टूल क्या रहेगा? स्टेशनरी रहेगा। लेकिन जो पिट प्लानिंग थी उसमें आपका वर्कपीस इतना ज्यादा बड़ा था कि वर्कपीस को रेसिप्रोकेट करना आसान नहीं था, इसलिए उसमें हमने वर्कपीस को स्टेशनरी कर दिया था और फिर हमने क्या किया था? टूल को रेसिप्रोकेट किया था। किसको रेसिप्रोकेट किया था? टूल को रेसिप्रोकेट किया था। नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ टाइप ऑफ द प्लानर। फिफ्थ टाइप ऑफ द प्लानर मशीन इज प्लेट प्लानर। फिफ्थ टाइप ऑफ द प्लानर मशीन इज प्लेट प्लानर। क्लियर है? यहां तक बिल्कुल भी सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या सर प्लेट प्लानर में क्या होता है? सर प्लेट प्लानर में हम क्या करते हैं? हैवी प्लेट्स को मशीन करते हैं। हैवी प्लेट्स को क्या करते हैं? मशीन करते हैं। फॉर एग्जांपल आर्मर प्लेट। फॉर एग्जाम्पल आर्मर प्लेट। इस मशीनिंग में क्या डिफरेंस होता है सर? इस मशीनिंग में डिफरेंस ये होता है कि टूल आपका कटिंग स्ट्रोक में भी मटेरियल रिमूव करता है और आपका टूल रिटर्न स्ट्रोक में भी मटेरियल रिमूव करता है। ये याद रखने वाली चीज है कि जो आपका टूल होगा प्लेट प्लानर मशीन में, वो आपका जो टूल होगा वो क्या करेगा? कटिंग स्ट्रोक में भी मटेरियल रिमूव करेगा एंड रिटर्न स्ट्रोक में भी मटेरियल रिमूव करेगा। कटिंग और रिटर्न दोनों में क्या करेगा? मटेरियल रिमूव करेगा। मतलब उसमें दो कटिंग स्ट्रोक होंगे। क्या होंगे? दो कटिंग स्ट्रोक। तो जब वो पहले मशीन करके चला जाएगा, जनरली जो होता था बाकी में आइडियल स्ट्रोक होता था रिटर्न स्ट्रोक, लेकिन इसमें वो मशीनिंग करेगा, आते वक्त भी मशीनिंग करेगा, जाते वक्त भी मशीनिंग करेगा, आते वक्त भी मशीन करेगा। तो इसमें दो कटिंग स्ट्रोक होंगे। कितने स्ट्रोक होंगे? दो कटिंग स्ट्रोक होंगे। और दो कटिंग स्ट्रोक होने के कारण जो मटेरियल रिमूवल रेट है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। मटेरियल रिमूवल रेट क्या हो जाएगी? इंक्रीज। लेकिन सर प्लेट प्लानर को भी हम हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज में ले रहे हैं, तो क्या इसमें वर्कपीस भी स्टेशनरी रहेगा? बिल्कुल, इसमें भी आपका वर्कपीस क्या रहेगा? स्टेशनरी रहेगा। क्या रहेगा? स्टेशनरी रहेगा। सेम एज पिट प्लानिंग मशीन, इसमें भी वर्कपीस क्या रहेगा? बोलेंगे मेरे साथ, जल्दी जल्दी बोलिए बोलिए। इसमें भी वर्कपीस क्या रहेगा सर? स्टेशनरी रहेगा। लेकिन इसमें और पिट प्लानिंग में डिफरेंस यह है कि पिट प्लानिंग में सिर्फ एक कटिंग स्ट्रोक होता है, जबकि आपका प्लेट प्लानर में क्या होगा? डबल कटिंग स्ट्रोक होंगे। कितने कटिंग स्ट्रोक होंगे? डबल कटिंग स्ट्रोक। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इसमें टूल रेसिप्रोकेट करता है। टूल क्या करता है? रेसिप्रोकेट करता है। और रेसिप्रोकेट होने के साथ साथ दोनों स्ट्रोक में, दोनों मोशन में क्या करता है? मटेरियल रिमूव करता है। दोनों स्ट्रोक में क्या करता है? मटेरियल रिमूव करता है। तो यहां तक आपको ये चीजें यादें रखनी है। यहां तक ये चीज को आप क्या रखोगे? इनको याद रखोगे। जो मैंने आपको 4th नंबर पढ़ाया था, दैट इज ड्यूप्लेक्स, उसका एक फंक्शन और होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपकी ड्यूप्लेक्स टेबल प्लानर होगी उसमें मैंने आपको नहीं लिखाया, ठीक है? इसलिए नहीं लिखाया क्योंकि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। वो चीज़ मैं अब इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि अब मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं, ठीक है? ड्यूप्लेक्स टेबल प्लानर में क्या होता है, इसको अलग से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ड्यूप्लेक्स टेबल में हम टेबल को जोड़ते थे, ये तो आपको पता होगा, ठीक है? लोडिंग अनलोडिंग वाला मैंने आपको बता दिया, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। लेकिन जो अब आने वाली चीज है ना, उसको ध्यान से सुनने की जरूरत है। अब जो चीज आएगी उसको हम क्या करेंगे? ध्यान से सुनेंगे। क्या करेंगे? ध्यान से सुनना है, ठीक है? तो ड्यूप्लेक्स टेबल में हम क्या कर सकते हैं? अब मैं आपको एक वर्ड लिखने वाला हूं और वो वर्ड आपने पहले भी सुना है, गैंग प्लानिंग। हम क्या कर सकते हैं इसमें? गैंग प्लानिंग। अब आप खुद सोचिए, ये वर्ड जाना पहचाना सा लग रहा है और ये क्या वर्ड है सर? ये वर्ड तो गैंग प्लानिंग है, लेकिन हमने प्लानिंग की जगह कुछ और सुना था सर। हमने सुना था गैंग मिलिंग। हमने क्या सुना था? हमने सुना था गैंग मिलिंग सुना था। अरे वही है ये गैंग मिलिंग में आप क्या कर रहे थे? नंबर ऑफ पेरिफेरिकल कटर्स यूज में कर रहे थे। तो इसमें आप क्या करोगे? इसमें क्या करोगे? नंबर ऑफ कटर्स इसमें भी यूज करोगे, नंबर ऑफ कटिंग टूल्स इसमें यूज करोगे। तो गैंग प्लानिंग में क्या होता है? एट ए टाइम हम नंबर ऑफ पार्ट्स की मशीनिंग कर सकते हैं। गैंग प्लानिंग में क्या होता है? एट ए टाइम हम क्या करेंगे? एट ए टाइम नंबर ऑफ पार्ट्स कैन बी मशीन्ड। एट ए टाइम
नंबर ऑफ पार्ट्स कैन बी मशीन। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि एट ए टाइम क्या होगा, नंबर ऑफ पार्ट्स मशीन हो पाएगा। एट ए टाइम क्या होगा, नंबर ऑफ पार्ट्स मशीन हो पाएगा। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, गैंग प्लानर। इसे हम इस क्या कहते हैं, गैंग प्लानर कहते हैं। आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में नंबर ऑफ कटिंग टूल्स लगा देंगे और नंबर ऑफ पार्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, एट ए टाइम मशीन कर सकते हैं। और एट ए टाइम मशीनिंग करने के कारण क्या होगा, प्रोडक्शन रेट इंक्रीज हो जाएगी। हमें इंक्रीज ही क्या करना है, प्रोडक्शन रेट ही इंक्रीज करनी है। क्या इंक्रीज करनी है, प्रोडक्शन रेट इंक्रीज करनी है और अनप्रोडक्टिव टाइम को डिक्रीज करना है। किसे डिक्रीज करना है, अनप्रोडक्टिव टाइम को डिक्रीज करना है। अब तक हमने 5 टाइप की हमने प्लानर मशीन पढ़ी है और 5 टाइप की प्लानर मशीन में से सिर्फ एक ही मशीन ऐसी है जिसमें डबल स्ट्रोक में मटेरियल रिमूवल होता है। उसको आपको याद रखना है, दैट इज द प्लेट प्लानर। और प्लेट प्लानर में हम क्या करते हैं, आर्मर प्लेट को क्या करते हैं, मशीन करते हैं। किसको मशीन करते हैं, आर्मर प्लेट को। नाउ कम टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्लानिंग मशीन। कम टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्लानिंग मशीन। की प्लानिंग मशीन का हम स्पेसिफिकेशन कैसे करते हैं, अरे ये तो बहुत जनरल चीज है, ये तो बहुत आसान चीज है, ये तो आपको खुद को भी पता होगा। अगर आप कोई प्लानिंग मशीन लेने जाते हो तो आप मैन्युफैक्चरर को क्या क्या डिटेल दोगे। सपोज आप कोई मोबाइल लेने जाते हो तो जो डिटेल आप मोबाइल के लिए देते हो वैसे ही एज कंपेयर टू वर्क पीस डिटेल आप किसको दोगे, मैन्युफैक्चरर को दोगे। सो क्या होता है स्पेसिफिकेशन ऑफ प्लानिंग मशीन, स्पेसिफिकेशन ऑफ प्लानिंग मशीन, स्पेसिफिकेशन ऑफ प्लानिंग मशीन। अब मैं जो लिख रहा हूं ना वो देखिए। अब मैं लिख रहा हूं फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ वर्कपीस। कि आपकी वर्कपीस की कितनी मैक्सिमम हाइट हो सकती है अगर आप उस मशीन को यूज में लेते हो। छोटे तो ले लोगे लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम किस हाइट का ऑब्जेक्ट उस प्लानिंग मशीन में यूज में लेने वाले हैं, दैट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्लानिंग मशीन। सर क्या और चीज भी हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल। आपका हो सकता है मैक्सिमम विड्थ ऑफ वर्कपीस, मैक्सिमम विड्थ ऑफ द वर्कपीस मतलब आपका जो कॉलम्स है उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि उनके कॉलम के बीच में मैक्सिमम कितना बड़ा वर्कपीस आ सकता है जिसकी मशीनिंग हम कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं मैक्सिमम विड्थ ऑफ द वर्कपीस। कि वर्कपीस की मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, कॉलम के अंदर कितना मैक्सिमम विड्थ का वर्कपीस आ जाना चाहिए कि उसकी क्या हो जाएगी, सर मशीनिंग हो जाएगी। वेरी इजी, इसको तो रटना ही नहीं हमें। स्पेसिफिकेशन किसी भी मशीन का आपको रट के नहीं जाना है, याद करके नहीं जाना है, उसको समझ के जाना है। क्या करके जाना है, समझ के जाना है। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ वर्कपीस। ये आप मुझे खुद बताएंगे इसका मतलब क्या हुआ कि हम कितनी बड़ी लेंथ के वर्कपीस को एक साथ कटिंग स्ट्रोक में मशीन कर सकते हैं। कितना लंबा कटिंग स्ट्रोक हो सकता है, दैट इज द मैक्सिमम। इसको मैं क्या कह सकता हूं, मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रोक ऑल्सो, मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रोक ऑल्सो। कि आपके जो स्ट्रोक की लेंथ है वो मैक्सिमम क्या हो सकती है। स्ट्रोक लेंथ को हम एडजस्ट कर सकते हैं, स्ट्रोक लेंथ को हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो द स्पेसिफिकेशन ऑफ योर प्लानिंग मशीन। नाउ कम टू द लास्ट स्पेसिफिकेशन, दैट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ टेबल। दैट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ टेबल। आपकी टेबल का मैक्सिमम साइज क्या होना चाहिए, आपकी टेबल कितनी बड़ी होनी चाहिए, ये भी आपके प्लानिंग मशीन के स्पेसिफिकेशन के अंदर आता है। और क्या आ सकता है ये तो आप खुद बता दोगे। सर उसकी पावर कैपेसिटी क्या हो सकती है, सर वो किस स्पीड पर चल सकती है, ठीक है सर उसमें क्या क्या फीड रेंज प्रोवाइड की है, क्या उसमें गियर मैकेनिज्म है, उसमें जो भी सिस्टम है जो उस मशीन को स्पेसिफाई करे, जो उस मशीन को क्या करे, स्पेसिफाई करे, जो भी उसकी फिजिकल डायमेंशन है, ऑल दीज आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ योर प्लानिंग मशीन। ये चीज आपको याद रखना है, ये चीज आपको क्या रखना है, याद करना है। सो नाउ लेट्स कम टू द वेरी सिंपल मशीन। जिस मशीन के बारे में आप पहले से जानते हो, बस उसका नाम चेंज होने वाला है और वो आपकी मशीन है। सर दिस इज द स्लॉटिंग मशीन। Next is the slotting machine. Next is the slotting machine. और इस slotting machine को हम क्या कहते हैं सर, slotting machine को हम कहते हैं स्लोटर। स्लोटिंग मशीन को हम क्या कहते हैं, स्लोटर कहते हैं। और स्लोटर का यूज किस लिए हम करते हैं सर, स्लोटर का हम यूज करेंगे स्लॉट प्रोड्यूस करने के लिए। बिल्कुल नाम से ही पता है, चल रहा है कि स्लोटर का हम यूज करेंगे स्लॉट प्रोड्यूस करने के लिए। और वो स्लॉट कैसे हो सकते हैं सर, वो कीवेज हो सकते हैं।
जिसमें हम की को फिट कर सकते हैं। सर वो स्प्लाइन हो सकते हैं, नंबर ऑफ कीज को फिट कर सकते हैं, या फिर जिसमें हम स्प्लाइन शाफ्ट को फिक्स कर सकते हैं। सो स्लॉटर जो मशीन होती है उसके यूज से जो हम स्लॉट प्रोड्यूस करते हैं वो हम क्या करते हैं, एज ए शेपर मशीन की तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसकी तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं, एज ए शेपर मशीन की तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैंने आपको बातों में बताया था कि जो वर्टिकल शेपर मशीन होती है दैट इज सिमिलर टू द स्लॉटर मशीन, दैट इज सिमिलर टू द स्लॉटर मशीन। और ये जो स्लॉटर मशीन होता है इसकी जो स्ट्रोक लेंथ होती है, इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रोक लेंथ होती है दैट विल बी 1800 क्या होनी चाहिए, मीटर या फिर mm। सर ये mm होनी चाहिए। अगर 1800 मीटर हो गया तो इट विल बी ऑलमोस्ट 1.8 किलोमीटर। तो 1.8 किलोमीटर जितना स्ट्रोक नहीं हो सकता, इट विल बी 1800 mm, इट विल बी 1800 mm। तो जो स्लॉटिंग मशीन होगा उसका मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रोक कितना हो सकता है, 1800 mm हो सकता है। कितना हो सकता है, 1800 mm। और स्लॉटिंग मशीन की हेल्प से हम किसको प्रोड्यूस करते हैं, स्लॉटिंग मशीन की हेल्प से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, सर हम कीवेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम स्प्लाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम सेरेसेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम ग्रूव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, ग्रूव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड इट इज सिमिलर टू द वर्टिकल शेपर मशीन, इट इज सिमिलर टू द वर्टिकल शेपर मशीन। तो आइए हम देखते हैं कि ये सर ये दिखती कैसी है। नाउ कम टू द गाइस द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द स्लॉटिंग मशीन। सो दिस इज द स्लॉटिंग मशीन, आपको नजर आ रहा होगा। इसमें एक वर्टिकल रैम है, ये क्या है, वर्टिकल रैम। नाउ लेट्स कम टू द वन बाय वन पार्ट्स ऑफ द स्लॉटिंग मशीन। हमें इन स्लॉटिंग मशीन के पार्ट्स को अब पढ़ने में हमें दिक्कत आने वाली नहीं है। देखिए जो फर्स्ट सबसे पार्ट है पहला, उसकी मैं बात करता हूँ। दिस इज द बेड, दिस इज द बेड। हमेशा सबसे नीचे कौन होता है, बेड होता है। अब आप मुझे बताइए वर्टिकल कौन होता है, सर वर्टिकल होता है कॉलम। वर्टिकल क्या होता है, कॉलम होता है। बिल्कुल सर, वर्टिकल क्या होगा, कॉलम होगा। और ये क्या होगा, ब्लू कलर का, दिस ब्लू कलर विल बी योर रैम, दिस ब्लू कलर विल बी योर रैम। रैम क्या करती है, स्लाइड करती है, रैम क्या करती है, स्लाइड करती है। और द रेड कलर विल बी योर कटिंग टूल। अब कटिंग टूल आप सोच रहे होंगे सर ये तो गिर जाएगा, चलो हम इसे क्लैंप कर देते हैं। अब ये नहीं गिरेगा, देखिए हमने क्या किया है, कटिंग टूल को क्लैंप कर लिया है। अब ये कटिंग टूल नहीं गिरेगा, ठीक है। सो दिस विल बी योर कटिंग टूल, दिस विल बी योर कटिंग टूल, कटिंग टूल। ध्यान से देखेंगे डायग्राम, डायग्राम देखते ही आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। आपको प्रोसेस पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहेगी डायग्राम देखने के बाद। दिस इज योर वर्क पीस, दिस इज योर वर्क पीस एंड दिस इज योर टेबल। सर सब में यही होता है, इसमें क्या नई खास बात है, बिल्कुल सब में यही होता है। लेकिन यहां पर खास बात यह है कि जो आपका जो ये रैम है, ये रैम आपका वर्टिकल डायरेक्शन में स्लाइड करता है। किस डायरेक्शन में स्लाइड करता है, वर्टिकल डायरेक्शन में स्लाइड करता है। तो जब ये वर्टिकल डायरेक्शन में स्लाइड करेगा तो ये कटिंग भी किस डायरेक्शन में करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में कटिंग करेगा। कैसे करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में। इट इज जस्ट सिमिलर टू योर वर्टिकल शेपिंग मशीन। मैं कहता आ रहा हूं बार बार, ये बिल्कुल वर्टिकल शेपर मशीन के जैसी ही है, बिल्कुल आपकी जो वर्टिकल वाली जो मशीन होती है ना उसके जैसी है। अब इसका जो बेड होगा ना वो बिल्कुल वैसा ही होगा, सिमिलर टू योर शेपिंग एंड प्लानिंग मशीन। यहाँ पर जो बेड है जो यूज में लिया जा रहा है दैट इज सिमिलर टू द शेपिंग एंड प्लानिंग मशीन, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक एक करके पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। आई होप यहां तक विजिबल है आपको, यहां लिख दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द फर्स्ट पार्ट इज योर बेड, द फर्स्ट पार्ट इज बेड। बेड क्या होता है, बेड होता है इट इज सिमिलर टू शेपर एंड प्लानर बेड। इट इज सिमिलर टू शेपर एंड प्लानर बेड बट इट इज मच heavier as compared to the bed of the shaper and planner. As compared to the, हम शेपर की बात कर सकते हैं। शेपर से अगर हम कंपैरिजन करें तो जो वर्टिकल शेपर होती है उसके कंपैरिजन में इसका जो बेड होगा वो हैवी होगा। इसका जो बेड क्या होगा, हैवी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कट लगेंगे दैट विल बी हैवी कट। यहाँ पर जो रेम का साइज होगा वो भी थोड़ा बड़ा होगा, यहाँ पर भी जो रेम का साइज होगा वो क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेड, दिस इज ऑल अबाउट द बेड। क्लियर है यहाँ पर। अब बेड के ऊपर क्या होगा, बेड के ऊपर आपके टेबल है, बेड के ऊपर क्या है, टेबल है। तो बेड पर टेबल को स्लाइड करवाने के लिए बेड पर बने होंगे गाइडवेज। बेड पर क्या बने होंगे, गाइडवेज बने होंगे। तो बेड पर क्या होगा,
बेड पर बने होंगे गाइडवेज। कैसे बने होंगे? गाइडवेज। और ये बहुत ही एक्यूरेट एंड प्रिसीजन गाइडवेज होंगे फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेबल, फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेबल। अगर मैं आपसे ये बात पूछता हूँ कि ये जो टेबल है ये इसकी ज्योमेट्री कैसी है, सर ये जो टेबल है ना ये सर्कुलर टेबल है। कैसी टेबल है? ये सर्कुलर टेबल है। तो ये अगर ये सर्कुलर टेबल है तो ये रोटेट कर सकती है। हाँ सर बिल्कुल रोटेट कर सकती है। ये वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर जा सकती है, नीचे आ सकती है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है। तो आपकी टेबल के पास 3 टाइप के मूवमेंट है कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करे, वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाए, और आपका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, उसमें वो आपके राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड मूव करे। सो अप डाउन राइट लेफ्ट, यहां से समझ लीजिए अप डाउन राइट लेफ्ट, और अपने ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो क्या करे? रोटेट करे। तो आपकी यहाँ जो टेबल है ना वो कैसी है? सर्कुलर टेबल है। कैसी टेबल है? सर्कुलर। और इस सर्कुलर टेबल पे होंगे टी स्लॉट्स। क्या होंगे सर? वो तो सब में होते हैं। हाँ, टेबल पर टी स्लॉट ही होते हैं कि वर्कपीस को हम क्लैंप किसकी हेल्प से करेंगे? टी स्लॉट की हेल्प से करेंगे। तो इस अपने स्लॉटिंग वाली टेबल में भी क्या होंगे? टी स्लॉट्स होंगे। क्या होंगे? टी स्लॉट्स होंगे। बोलेंगे मेरे साथ, इसमें भी टी स्लॉट होंगे और ये सर्कुलर टेबल होगी। ये आपका वर्कपीस हो गया। अब हम आते हैं कॉलम पर। किस पर आते हैं? कॉलम पर। कॉलम में क्या होता है? कॉलम में देखिए, कॉलम में होगा आपके पावर हाउस। कॉलम में क्या होगा? आपके पावर हाउस होगा। ठीक है, जो भी आपको स्पीड का ट्रांसमिशन करना है, पावर का ट्रांसमिशन करना है, वो सभी इक्विपमेंट कहाँ होते हैं सर? कॉलम में होते हैं। कहाँ होते हैं? कॉलम में होते हैं। ठीक है, अब ये जो कॉलम होता है ये बहुत ही ज्यादा रिजिड होता है। ठीक है, यहाँ देख रहे होंगे आप, इसके यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं है। इधर इस तरफ आपके लेफ्ट साइड में मशीन के लिए कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो ये जो कॉलम बना है राइट साइड में, ये जो कॉलम बना है राइट साइड में, इसमें क्या होना चाहिए? इसमें बहुत ज्यादा रिजिडिटी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हैवी होना चाहिए। ये कटिंग फोर्स को क्या कर सके? सहन कर सके। तो कटिंग फोर्स को सहन करने के लिए इसकी रिजिडिटी ज्यादा होनी चाहिए और ये बहुत ज्यादा हैवी होना चाहिए। क्लियर है? अब हम बात करते हैं रैम की। किसकी बात करते हैं? रैम की। तो रैम क्या होता है? रैम आपका स्लाइड करता है अप एंड डाउन डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में आपका रैम क्या करता है? स्लाइड करता है। अब आप मुझे बात बताइए कि जब आपका रैम वर्टिकल डायरेक्शन में स्लाइड करेगा तो क्या इस पर ग्रेविटी फोर्स एक्ट होगा? हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है, जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा तब हो रही होगी कटिंग। जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा उस समय हो रही होगी कटिंग। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्लॉटिंग मशीन में किस मोशन में आपकी कटिंग होती है, दैट विल बी द डाउनवर्ड मोशन, और किस मोशन में कटिंग नहीं होती है, दैट विल बी द अपवर्ड मोशन। दैट विल बी द अपवर्ड मोशन जस्ट सिमिलर टू योर वर्टिकल शेपर मशीन। तो अगर इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में कटिंग हो रही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा तो इसको ग्रेविटी फोर्स नीचे की तरफ खींच रहा होगा, पुल करने की कोशिश कर रहा होगा। तो इस फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? एक बैलेंस वेट लगाते हैं। जब आपका रैम अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाते समय ग्रेविटी फोर्स उसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा। तो जब उसको नीचे खींचेगा ना तो उस फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए हम रैम के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं? बैलेंस वेट का यूज करते हैं। और बैलेंस वेट का यूज करने से क्या होगा? जो आपका फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्ट्रोक होंगे, जो आपके अपवर्ड और डायरेक्ट डाउनवर्ड मोशन होंगे, वो क्या हो जाएंगे? स्मूथ हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? स्मूथ हो जाएंगे। तो यहां पर एक पॉइंट आपको और याद रखना है, काउंटर वेट। क्या याद रखना है? काउंटर वेट। काउंटर वेट इज यूज्ड टू बैलेंस द gravity force. It is used to balance the gravity force which acts on the ram during the upward motion for smoothing the upward motion. मोशन को स्मूथ करने के लिए हमने क्या लगाया है? बैलेंस वेट लगाया है। क्या लगाया है? बैलेंस वेट। सो हियर नाउ आपका जो स्लॉटिंग प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। अब हम आने वाले हैं हमारे लास्ट प्रोसेस पर, और वो प्रोसेस है ब्रोचिंग। वो प्रोसेस क्या है? ब्रोचिंग। ब्रोचिंग के बारे में भी हमने एनालिटिकल एनालिसिस कर लिया है मशीनिंग ऑपरेशन में। नाउ आई एम कमिंग टू शो द ज्योमेट्री ऑफ योर ब्रोच, कि सर उसमें मटेरियल रिमूवल कैसे होता है। तो उसको हम ध्यान से देखेंगे कि ब्रोचिंग में मटेरियल रिमूवल कैसे होता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं ब्रोच के टीथ की, वो कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, इतने 3 टीथ बनाए मैंने, उसी से आपको पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सबसे टॉप वाले टीथ की, तो उसमें क्या होगा? आपका वर्कपीस ऐसे आएगा और उसकी ऐसे चिप्स बन जाएगी।
क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। ये मैं बिल्कुल ही माइक्रोस्कोपिक दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। इस तरीके से चिप्स बनती है। अगर हम देखेंगे यहां पर, तो इस पॉइंट पर जो मटेरियल आएगा उसकी ऐसे चिप्स बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी सर। अगर हम बात करते हैं थर्ड वाले टीथ की, तो सर यहां पर जो ऐसे आएगा उसकी ऐसे चिप बन जाएगी और आपका मटेरियल ऐसे हो जाएगा। सो दिस विल बी द वर्क पीस, दिस विल बी द वर्क पीस। ब्रोचिंग ऐसे काम करता है। यहां से देखकर आपको क्या पता लग रहा है? देखो ये जो ब्रोच है सर, इसमें आपने मोर देन 1 टीथ लगा रखे हैं। क्या लगा रखे हैं? मोर देन 1 टीथ लगा रखे हैं। तो मोर देन अगर 1 टीथ होंगे तो अब मैं कह सकता हूं ब्रोच इज ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। ब्रोच इज ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो पहला चीज आपको ये पता होना चाहिए, इट इज ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, इट इज ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। क्लियर है? अब आप इसमें देखेंगे सर, इसमें तो टीथ यहां मेटेरियल रिमूव कर रहा है, इसमें ये टीथ यहां मेटेरियल रिमूव कर रहा है। ये हो कैसे रहा है? एक्चुअली ये कैसे हो रहा है, ये ब्रोच आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। ये ब्रोच क्या कर रहा था आपका? इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो ब्रोच के पहले वाले टीथ ने क्या किया? सबसे ऊपर वाली लेयर को रिमूव किया, और इसका जो एडजेसेंट टीथ आ रहा था, तो अपर वाली लेयर रिमूव होने के बाद वो उसके नीचे वाली लेयर रिमूव कर रहा था, और उसका जो एडजेसेंट टीथ आ रहा था वो दोनों लेयर रिमूव होने के बाद उसके नीचे वाली लेयर को रिमूव कर रहा था। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो हम मटेरियल रिमूव कर रहे हैं ना, वो हम छोटे छोटे पार्ट्स में कर रहे हैं। वो हम क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे पार्ट्स में कर रहे हैं। और जो ये आपका जो ब्रोच का टीथ है, ये बहुत कम मटेरियल रिमूव करता है। एक टीथ की अगर मैं बात कर रहा हूं, एक टीथ की अगर मैं बात करता हूं, तो जो ब्रोच का एक टीथ है वो बहुत कम मटेरियल रिमूव करता है। तो बहुत कम मटेरियल अगर रिमूव करेगा ब्रोच का एक टीथ, तो उसकी टूल लाइफ क्या होगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। उसकी टूल लाइफ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और ये जो आपका ब्रोच होगा, ये अप्रोक्सीमेटली 1000 से आपका 10,000 ऑब्जेक्ट्स बना सकता है विदाउट शार्पनिंग। दो शार्पनिंग के बीच में पहले हमने ब्रोच के टीथ की शार्पनिंग कर दी, उसके बाद जैसे हम ब्रोच को यूज करने लगेंगे, और जब वो ब्रोच की नेक्स्ट शार्पनिंग का टाइम आएगा, उनके बीच के ड्यूरेशन में वो 10,000 तक ऑब्जेक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकता है। क्योंकि एट ए टाइम जो 1 टीथ होगा वो बहुत ही कम मटेरियल रिमूव करेगा, बहुत ही कम मटेरियल रिमूवल में पार्टिसिपेट करेगा। इसलिए जो ब्रोच की जो लाइफ होती है वो बहुत ज्यादा होती है। सेकंड चीज, ब्रोच का हम क्या करते हैं? ब्रोच का जो हम यूज करते हैं वो सिंगल पास में करते हैं। किसमें करते हैं? सिंगल पास में। जो भी ब्रोच में मटेरियल रिमूव होगा वो सिंगल पास में रिमूव हो जाएगा। हमें उसमें मल्टीपल पास यूज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ब्रोच में क्या होगा? सिंगल पास में पूरा का पूरा मटेरियल रिमूव हो जाएगा। सिंगल पास में क्या होगा? पूरा का पूरा मटेरियल क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। और इसमें जो डेप्थ ऑफ कट में मिलेंगे वो बहुत ज्यादा मिलेंगे। पर टूथ डेप्थ ऑफ कट लेस होगा, लेकिन जो हमें टोटल डेप्थ ऑफ कट मिलने वाला है वो बहुत ज्यादा मिलने वाला है। ये चीज मैंने आपको उस मशीनिंग ऑपरेशन में भी बताई थी कि जो टीथ का जो हाइट है ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है। वहां से हमने डेप्थ ऑफ कट कैलकुलेट करने की कोशिश की थी विद द हेल्प ऑफ द हाइट एंड नंबर ऑफ टीथ, विद द हेल्प ऑफ द हाइट एंड नंबर ऑफ टीथ। तो उसकी हेल्प से भी हमने क्या किया था? डेप्थ ऑफ कट कैलकुलेट किया था। टोटल जो डेप्थ ऑफ कट होगा ना वो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन पर टूथ जो डेप्थ ऑफ कट होगा वो बहुत कम होगा, जिसके कारण टूल की लाइफ ज्यादा होगी। समझने की कोशिश करना, दिमाग में घुसा लो ये चीज, ये क्वेश्चन आ सकता है ब्रोच से रिलेटेड। ब्रोच इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अमंग ऑल द मशीनिंग ऑपरेशन, क्योंकि इसमें हम सिंगल पास में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, सिंगल पास में हम कीवे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ब्रोच के जो मल्टीपल एप्लीकेशन होते हैं, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि ब्रोच से हम किस किस टाइप की इंटरनल शेप को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है, लेकिन आप ब्रोच की थोड़ी सी डिटेल जान लीजिए। ब्रोच में क्या होता है, जो हमारी जो सरफेस फिनिश मिलती है हमें, वो मिलती है 0.8 माइक्रोमीटर। अगर मैं बात करता हूं सरफेस फिनिश की, वो ब्रोच में हमें मिलती है 0.8 माइक्रोमीटर। कितनी मिलती है? 0.8 माइक्रोमीटर। अगर मैं बात करता हूं टॉलरेंस की, कि ब्रोच से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनकी टॉलरेंस की वैल्यू क्या होती है? द वैल्यू ऑफ द टॉलरेंस ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ द ब्रोच, object produced with the help of the broach will be equals to plus minus 0.013 mm, plus minus 0.013
mm, ये होती है टॉलरेंस। ठीक है, इनको याद रखने की कोशिश मत करना, लेकिन इसको याद रखना, इसकी सरफेस फिनिश को याद रखना। 0.8 माइक्रोमीटर कितनी होती है सर? 0.8 माइक्रोमीटर होती है। अब जो ये ब्रोच के जो टीथ हैं, ये मशीनिंग करने के बाद 2-3 हजार ऑब्जेक्ट्स, 10,000 ऑब्जेक्ट्स बनाने के बाद क्या हो जाएंगे? वॉर्न आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वॉर्न आउट हो जाएंगे। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इन ब्रोच के टीथ की शार्पनिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? शार्पनिंग। और इन ब्रोच के टीथ की शार्पनिंग हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्राइंडिंग, विद द हेल्प ऑफ द ग्राइंडिंग। और उस ग्राइंडिंग प्रोसेस को हम कहते हैं शार्पनिंग। उस ग्राइंडिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? शार्पनिंग। देखो हम किस तरीके से करेंगे, तो जो हम ब्रोच के टीथ की शार्पनिंग करने वाले हैं उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए आपके पास क्या होंगे? ब्रोच के टीथ होंगे। ठीक है, दिस इज द टीथ ऑफ द ब्रोच। मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, दिस इज द टीथ ऑफ द ब्रोच। अब हम क्या करेंगे? यहां पर ग्राइंडिंग व्हील की हेल्प से, किसकी हेल्प से? ग्राइंडिंग व्हील की हेल्प से हम क्या करेंगे? इसकी शार्पनिंग। रफली डायग्राम बना रहा हूं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम शार्पनिंग कहां कर रहे हैं। हम ग्राइंडिंग व्हील की हेल्प से कर रहे हैं शार्पनिंग। क्या कर रहे हैं? इसकी शार्पनिंग कर रहे हैं। दिस इज द ग्राइंडिंग व्हील। ऐसा नहीं है ग्राइंडिंग व्हील बड़े वाला लेंगे, ग्राइंडिंग व्हील छोटे वाला लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? इसके ब्रोच की शार्पनिंग। क्या करने वाले? बोलिए बोलिए बोलिए। ब्रोच की क्या करने वाले? शार्पनिंग। जैसे जैसे हम इसकी शार्पनिंग करेंगे, आपका ग्राइंडिंग व्हील इस टीथ को क्या करेगा? शार्प करेगा। इस टीथ को क्या करेगा? शार्प करेगा। और शार्प होने के बाद देखिए आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा। दिस इज योर ग्राइंडिंग व्हील। और यहां पर क्या होगा? आपका ब्रोच का टीथ नजर आने वाला है आपको। दिस इज योर ब्रोच टीथ। दिस इज योर ब्रोच टीथ। ऐसा ही तो है। ब्रोच टीथ कौन सा है सर? हमें तो नजर नहीं आ रहा। ये जो ब्लू वाला है ना, दिस इज द टीथ ऑफ द ब्रोच। दिस इज द टीथ ऑफ द ब्रोच। बिल्कुल समझाने के लिए बनाया मैंने, पूरा डायग्राम नहीं बनाया, उसमें टाइम लग जाएगा, लेकिन हमें समझना जरूरी है। हमें समझना जरूरी है कि विद द हेल्प ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील हम क्या करते हैं? ब्रोच टीथ की क्या करते हैं? शार्पनिंग। विद द हेल्प ऑफ द ग्राइंडिंग, विद द हेल्प ऑफ द ग्राइंडिंग हम क्या करते हैं? ब्रोच के टीथ की शार्पनिंग करते हैं। ब्रोच के टीथ की क्या करते हैं? शार्पनिंग। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्या रखना है? ये पॉइंट आपको क्या रखना है? याद रखना है। 2000 to 10,000 ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं हम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव शार्पनिंग। इतना ज्यादा प्रोडक्शन रेट होता है, इतना ज्यादा ब्रोच का लाइफ होता है। सिंगल पास में हम मटेरियल रिमूव कर सकते हैं। की वेज प्रोड्यूस, पता नहीं क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी हम देखने वाले हैं कि हम ब्रोच की हेल्प से क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल आपका कोई एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। क्या है? एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। अगर उसमें आपको होल प्रोड्यूस करना हो, उसमें क्या प्रोड्यूस करना हो? होल का डाई इंक्रीज करना हो, तो आप ब्रोच की हेल्प ले सकते हो। किसकी हेल्प ले सकते हो? ब्रोच की हेल्प ले सकते हो। तो क्या सर ओनली सर्कुलर बन सकता है? नहीं। अगर आपके पास कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है और अगर आप उसमें हेक्सागन बनाना चाहते हो, तो हेक्सागन भी बन जाएगा। कुछ इस तरीके से हेक्सागन भी बन जाएगा। क्या सर सिर्फ हेक्सागन बनता है? नहीं। अगर आपके पास मान लो सर्कुलर ब्रोच है, अगर आपके पास सर्कुलर ब्रोच है, तो आप ऐसे रेक्टेंगुलर स्लॉट भी प्रोड्यूस कर सकते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्या सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप वर्टिकल डायरेक्शन में भी कर सकते हो। क्या बात कर रहे हो सर, इतनी ज्यादा एप्लीकेशन कैसे आ रही है इसकी? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अगर हम बात करते हैं सर क्या ये ओनली रेक्टेंगुलर ही प्रोड्यूस कर सकता है? क्या इसके ये जो एजेस हैं आपकी सेमी सर्कुलर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। यहाँ पर जो शेप है वो कर्व्ड हो सकती है, तो ये भी ब्रोच से प्रोड्यूस किया जा सकता है। क्या सर ब्रोच से हम की प्रोड्यूस कर सकते हैं? बिल्कुल, ब्रोच से आप की प्रोड्यूस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई ये होल था, ये क्या था? होल। आप यहाँ पर की प्रोड्यूस कर सकते हो कुछ इस तरीके से। आप कीवे प्रोड्यूस कर सकते हो कुछ इस तरीके से। क्या सर एक ही कीवे प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है। आप मल्टीपल कीवे भी प्रोड्यूस कर सकते हो। आप मोर देन 1 कीवे प्रोड्यूस कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल आपने यहाँ भी कीवे प्रोड्यूस कर दिया और यहाँ भी कीवे प्रोड्यूस कर दिया। क्या सर ओनली सर्कुलर प्रोफाइल बनेगी? नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। सा टूथ लाइक स्ट्रक्चर भी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके ऐसे स्ट्रक्चर भी बन सकते हैं जिसका जो सर्कल होगा वो सा टूथ लाइक होगा। ठीक है, 1 मिनट बना के बताता हूँ, थोड़ा पेशेंस रखना, फिर समझ आ जाएगा आपको। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए बस, मुझे थोड़ा सा ही पेशेंस चाहिए। बिल्कुल, हाँ सर ऐसे। क्या है, सर्कुलर में सा फॉर्म बनाना थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन वो आप समझ जाएंगे जो मैं बनाने वाला हूँ। दिस विल बी द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द ब्रोच। दीज आर द ऑब्जेक्ट। क्या सर यही बनता है? नहीं, और भी बहुत बन सकते हैं। बताए से फॉर एग्जाम्पल दीजिए सर। एग्जाम्पल चलो मैं आपको देता हूं। अगर मान लो कोई आपका ऐसे ऑब्जेक्ट है, उसमें आप क्या कर सकते हो?
उसमें आप इस टाइप का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, लाइक दैट। इस टाइप का होल भी प्रोड्यूस कर सकते हो। क्या सर इसी टाइप का होल प्रोड्यूस होगा? नहीं, और भी होल प्रोड्यूस हो सकते हैं, और भी होल प्रोड्यूस हो सकते हैं। सर कैसे प्रोड्यूस हो सकते हैं? से फॉर एग्जांपल आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में आप क्या कर सकते हो, इस ऑब्जेक्ट में देखिए आप कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हो। बनाने दो पहले, फिर समझ आएगा, ठीक है? इसको बनाने दो फिर समझ आएगा। ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है? ये थोड़ा सिमेट्रिकल नहीं बनाया, एज्यूम कर लेना इट इज सिमेट्रिकल। ये क्या होगा आपका? बोलिए मेरे साथ। सर सिमेट्रिकल होगा, मल्टीपल कीवे प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहां भी कीवे प्रोड्यूस कर सकते हो, जरूरी नहीं है ऐसे ही कीवे प्रोड्यूस करो। इससे आप स्प्लाइन शाफ्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हो। क्या प्रोड्यूस कर सकते हो? स्प्लाइन शाफ्ट। जैसे ये जो कीवेज है ना, इनमें क्या होगा, इसमें एक शाफ्ट जाएगी। क्या जाएगी? इसके अंदर शाफ्ट जाएगी, और उन शाफ्ट पर क्या बने होंगे? ये की बने होंगे एक साथ। शाफ्ट के साथ ही की बने होंगे, सेपरेट की नहीं डली होगी। अगर हम शाफ्ट के साथ ही नंबर ऑफ कीज प्रोड्यूस कर देते हैं तो उस शाफ्ट को हम कहते हैं स्प्लाइन शाफ्ट। क्या कहते हैं? स्प्लाइन शाफ्ट। नाम सुना होगा, स्प्लाइन शाफ्ट। और उस स्प्लाइन शाफ्ट का यूज करते हो आप क्लच में। कहां यूज करते हो? क्लच में यूज करते हो। क्या सर और कुछ भी स्ट्रक्चर बन सकता है? और तो हाँ बन सकता है, बिल्कुल। जैसे आपने कीवे ये अपने ऊपर की डायरेक्शन में बनाया है, ये कीवे आप इनवर्ट डायरेक्शन में भी बना सकते हो। सर कैसे बनाएंगे? से फॉर एग्जांपल आपके पास ये होल था, ठीक है, आपने इसको इनलार्ज किया। क्या किया? इनलार्ज किया, और ऐसा कीवे बना दिया। दीज आर द डिफरेंट कीवेज। ये अंदर की तरफ है और ये बाहर की तरफ है। ये एज ए की एक्ट कर रहा है, ये खुद ही क्या है कि की एक्ट कर रहा है, ठीक है? अब इसमें कैसी शाफ्ट आएगी सर? इसमें शाफ्ट ऐसी आएगी, देखो सर, इसमें शाफ्ट आएगी ऐसी, इसके अंदर शाफ्ट आएगी ऐसी, ठीक है? इसके अंदर शाफ्ट कैसी आएगी सर? देखो इसके अंदर शाफ्ट कैसी आती है, बना के बताता हूं। ये वाली जो शाफ्ट है, इसके ऊपर मैंने की बना दी, शाफ्ट पर ही की बना दी, तो ये वाली शाफ्ट किस में आ जाएगी सर? इसमें आ जाएगी। तो हम ब्रोच की जो एप्लीकेशन है वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड एप्लीकेशन है। इससे आप होल्स प्रोड्यूस कर सकते हो, इससे आप स्लॉट प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन इसकी सिर्फ खास बात यह है कि हम सिंगल पास में, किसमें? सिंगल पास में होल प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिंगल पास में हम स्लॉट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें हमें मल्टीपल पास की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें डेप्थ ऑफ कट, टोटल डेप्थ ऑफ कट बहुत ज्यादा होता है। ये चीज हमें याद रखनी है। यहां तक अगर आपने याद रख लिया तो ब्रोच से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट योर ब्रोचिंग ऑपरेशन। दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ द ब्रोच। ब्रोच आपका इस तरीके से नजर आता है। इसमें हमें कुछ पार्ट्स के बारे में डिटेल में देखना है कि वो पार्ट्स कहां होते हैं। अगर मैं बात करता हूं इस पार्ट की, ये जो वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं पायलट। इसे हम क्या कहते हैं? पायलट। और ये जो पायलट होता है ये होता है आपका फ्रंट पायलट। क्या होता है ये? फ्रंट पायलट। अगर सर फ्रंट पायलट है तो कहीं रियर पायलट भी होगा? बिल्कुल बिल्कुल, रियर पायलट भी होगा। और रियर पायलट कहां होगा सर? दिस इज द रियर पायलट। ये मैंने छोटा बनाया यहां पे, दिस इज द रियर पायलट। आपको समझाने के लिए अब मैं क्या कर रहा हूं? रियर पायलट पर हैचिंग कर रहा हूं। रियर पायलट पर क्या कर रहा हूं? हैचिंग कर रहा हूं। सो दिस इज द फ्रंट पायलट, दिस इज द रियर पायलट। अब आप खुद मुझे बता सकते हैं कि सर रीमर एंटर कहां से होगा? सर रीमर इस डायरेक्शन में जाता हुआ एंटर होगा। मतलब सबसे पहले ये वाला पार्ट आपका किस में जाएगा? वर्क पीस में जाएगा। किस में जाएगा आपका? ये वर्क पीस में जाएगा। तो यहां से लेके जो यहां का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं शैंक। क्या कहते हैं उसे? शैंक। और इसकी लेंथ को हम कहते हैं शैंक लेंथ। इसकी लेंथ को हम क्या कहते हैं? शैंक लेंथ कहते हैं। सर ये जो आपने ग्रूव सा बना रखा है इसे क्या कहते हैं? इसका नाम तो बहुत ही खास है, इसे हम कहते हैं टेल। इसे हम क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। और आपको पता है सर रीमर में 3 टाइप के टीथ होते हैं। बिल्कुल होते हैं। रीमर में फिनिशिंग टीथ होते हैं, रीमर में सेमी फिनिशिंग टीथ होते हैं, और रीमर में रफ टीथ होते हैं। क्या होते हैं? रीमर में कितने टीथ होते हैं? बोलेंगे। रीमर में सर रफिंग टीथ होते हैं, सेमी फिनिशिंग टीथ होते हैं और फिनिशिंग टीथ होते हैं। और लास्ट वाले कौन से होते हैं? फिनिशिंग टीथ होते हैं। से फॉर एग्जांपल जो ये आपके लास्ट वाले जो ये टीथ है, दीज आर द फिनिशिंग टीथ। दीज आर द फिनिशिंग टीथ। तो फिनिशिंग टीथ के बारे में आपको पता है कि फिनिशिंग टीथ लास्ट वाले होते हैं, और सबसे पहले वाले जो टीथ होते हैं, से फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक, यहां से यहां वाले जो टीथ होंगे उन्हें मैं कहूंगा रफिंग टीथ। उन्हें मैं क्या कहूंगा? रफिंग टीथ, जिनका ऑपरेशन क्या होगा? मटेरियल को रिमूव करना, बल्क अमाउंट में मटेरियल को रिमूव करना। इसके बाद होते हैं सेमी फिनिशिंग टीथ। इसके बाद क्या होते हैं? सेमी फिनिशिंग टीथ।
और सेमी फिनिशिंग टीथ का क्या काम होता है? सेमी फिनिशिंग टीथ का भी यह काम होता है मटेरियल को रिमूव करना, लेकिन वो पार्शियली कुछ ना कुछ फिनिशिंग ऑपरेशन में पार्ट लेता है, कुछ ना कुछ फिनिशिंग ऑपरेशन में क्या करता है? पार्ट लेता है। तो कटिंग टीथ कौन से हुए? दीज आर द टू कटिंग टीथ, रफिंग टीथ एंड सेमी फिनिशिंग टीथ। रफिंग टीथ एंड सेमी फिनिशिंग टीथ। तो ये जो टीथ कैसे नजर आते हैं, इनकी ज्योमेट्री बिल्कुल माइक्रोस्कोप से तो मैंने बता दिया था कि इनके टीथ की जो हाइट होती है वो कैसे इंक्रीज होती है, कैसे डिक्रीज होती है, लेकिन इनके जो रिमर के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके नाम आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज द शैंक, और शैंक में भी कौन होता है? फ्रंट पायलट होता है। अगर एक फ्रंट पायलट है तो सर एक रियर पायलट भी होगा, और रियर पायलट के पास एक टेल होती है जिसमें हम क्या कर सकते हैं? इसको अपने को ब्रोच को क्या कर सकते हैं? होल्ड कर सकते हैं। दिस इज द ब्रोच फ्रेंड्स, दिस इज द ब्रोच, कंफ्यूज मत हो, दिस इज द ब्रोच। ब्रोच को हम क्या कर सकते हैं? होल्ड कर सकते हैं। और ब्रोच के जो टीथ होते हैं उसमें 3 टाइप के टीथ होते हैं, बता रखा है मशीनिंग ऑपरेशन में, बता रखा है मैंने, फिर भी यहां से आप सुन लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। सर सबसे पहले जो टीथ होते हैं उन्हें हम कहते हैं रफिंग टीथ, और रफिंग टीथ का काम होता है डेप्थ ऑफ कट प्रोवाइड करना, मटेरियल को रिमूव करना। उसके बाद होते हैं सेमी फिनिशिंग टीथ, और सेमी फिनिशिंग टीथ का काम भी होता है मटेरियल रिमूव करना, लेकिन वो बहुत कम मटेरियल रिमूव करते हैं और कुछ ना कुछ पार्शियली क्या करते हैं? फिनिशिंग ऑपरेशन में भी पार्ट लेते हैं। अगर हम बात करते हैं फिनिशिंग टीथ की, ये बिल्कुल भी मटेरियल रिमूव नहीं करते, इनकी डेप्थ ऑफ कट 0 होती है, ये सिर्फ क्या करते हैं? फिनिशिंग ऑपरेशन क्या करते हैं? फिनिशिंग ऑपरेशन करते हैं। यहां तक आपको ब्रोच के बारे में याद रखना है, ठीक है, यहां तक आपका ब्रोचिंग कंप्लीट होता है। आफ्टर ब्रोचिंग ऑपरेशन वी आर गोइंग टू स्टडी द कटिंग फ्लूइड्स। कटिंग फ्लूइड इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। कटिंग फ्लूइड के बारे में हम देखते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कटिंग फ्लूइड, कटिंग फ्लूइड का हम यूज कहां करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द कटिंग फ्लूइड व्हिच विल बी यूज्ड इन योर मशीनिंग ऑपरेशन। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज योर कटिंग फ्लूइड। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कटिंग फ्लूइड। जो कटिंग फ्लूइड का फंक्शन होता है दैट इज यूज्ड टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ योर वर्क पीस एंड द टूल। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो टूल का और वर्क पीस का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। और टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे? कटिंग फ्लूइड्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कटिंग फ्लूइड। तो कटिंग फ्लूइड क्या करेगा? तो जो हीट जनरेट हो रही है ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑपरेशन उसको लेके कहीं और चला जाएगा और वहां पर डिसिपेट कर देगा। कहने का मतलब है वो हीट कैरी करेगा आपके टूल और वर्कपीस से, और उस हीट को कैरी करने के बाद वो इन्वायरमेंट में उसे क्या कर देगा? रिलीज कर देगा, सो दैट द टेम्परेचर ऑफ योर टूल एंड द वर्कपीस शुड नॉट बी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज। दूसरा फंक्शन क्या होता है? दूसरा फंक्शन होता है कटिंग फ्लूइड का, जिन फैक्टर्स के कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उनको डिक्रीज करना। जिन फैक्टर्स के कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उनको क्या करना? डिक्रीज करना। फ्रिक्शन के कारण टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कटिंग फ्लूइड क्या करेगा? उस फ्रिक्शन को डिक्रीज करेगा। तो फ्रिक्शन को डिक्रीज करने का कहने का मतलब यह है कि कटिंग फ्लूइड एज ए लुब्रिकेंट भी यूज में आएगा। आपका जो कटिंग फ्लूइड होगा उसका काम जो कूलिंग होगा उसके साथ साथ एज ए लुब्रिकेंट भी होगा। वो क्या करेगा? फ्रिक्शन को डिक्रीज करेगा, और फ्रिक्शन डिक्रीज होने से क्या होगा? आपका जो टेम्परेचर है वो भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। फ्रिक्शन डिक्रीज होने से टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। अगर हम बात करते हैं सरफेस फिनिश की, तो कटिंग फ्लूइड यूज करने से सरफेस फिनिश क्या होती है? इंक्रीज। कटिंग फ्लूइड यूज करने से सरफेस फिनिश क्या होती है? इंक्रीज। सर अगर हम कटिंग फ्लूइड यूज कर रहे हैं तो क्या बिल्टअप एज फॉर्म होगा? बिल्कुल भी नहीं। ये मैंने आपको बताया कि बिल्टअप एज कब फॉर्म होती है? जब आपका टाइम फैक्टर या फिर टेम्परेचर फैक्टर आने लगे। तो अगर आपका टाइम फैक्टर और टेम्परेचर फैक्टर नहीं आ रहा है तो बिल्टअप एज फॉर्मेशन भी क्या हो जाएगा? मिनिमाइज, एलिमिनेशन हो जाएगा बिल्टअप एज का। और आपके कटिंग फ्लूइड का क्या फंक्शन होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड? दैट अगर आप कटिंग फ्लूइड यूज ले रहे हो तो जो चिप्स प्रोड्यूस हो रही है उन चिप्स को वो क्या करेगा? वॉश अवे कर देगा। क्या कर देगा? वॉश अवे कर देगा। और क्या फंक्शन हो सकता है सर कटिंग फ्लूइड का? आप खुद सोचिए, सोचने की बात है। जैसे जैसे आप सोचेंगे वैसे वैसे आपके पास कटिंग फ्लूइड का फंक्शन आने लगेंगे। सर कटिंग फ्लूइड का क्या ये फंक्शन होता है कि क्या वो वर्क को रस्टिंग से प्रिवेंट करता है? बिल्कुल। दिस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ द कटिंग फ्लूइड कि वो वर्क को भी रस्टिंग से क्या करता है? प्रिवेंट करता है। तो देखिए कटिंग फ्लूइड के क्या क्या फंक्शन होते हैं। कटिंग फ्लूइड एज ए हमारे कूलिंग एंड एज ए लुब्रिकेशन भी काम आता है। कटिंग फ्लूइड के 2 काम होते हैं,
कूलिंग करने का और लुब्रिकेशन करने का। अगर हमने ये दोनों चीजें कर दी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और कटिंग फ्लूइड उस हीट को क्या करेगा, कैरी करके इन्वायरमेंट में डिसिपेट कर देगा। द फंक्शन ऑफ द कटिंग फ्लूइड इज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन between the interference of the tool and workpiece. Between the interference of the tool and the workpiece, it will reduce the friction. अगर हम बात करते हैं सरफेस फिनिश की, तो सरफेस फिनिश पर क्या इफेक्ट होगा कटिंग फ्लूइड का, सरफेस फिनिश विल बी इंक्रीज्ड। तो कटिंग फ्लूइड इंक्रीज करने से सरफेस फिनिश इंक्रीज होती है। अगर मैं बात करता हूँ बिल्ट अप एज क्या होगा, बिल्ट अप एज आपकी क्या हो जाएगी, एलिमिनेट, बिल्ट अप एज का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। और क्या फंक्शन होता है सर इसका फंक्शन होता है चिप्स को वॉश अवे करने का। क्या करने का, वॉश अवे करने का। चिप्स को डिस्पोजल करने के लिए क्या करेगा, ये चिप्स को वॉश अवे करेगा, और जहां पर आपका मशीनिंग ऑपरेशन हो रहा है वहां से उन चिप्स को उठा के वो क्या करेगा, पैन में कलेक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, पैन या फिर जो चिप्स की जो ट्रे होती है उसमें चिप्स को क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा। और वहां पर कलेक्ट होने के बाद आपका ऑयल या फिर आपका जो कटिंग फ्लूइड है, कटिंग ऑयल है, वो क्या होगा, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी सेपरेट हो जाएगा और आपकी जो चिप्स है वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो ये चिप्स को भी क्या करता है, वॉश अवे करता है। अगर हम बात करते हैं वर्कपीस की, तो ये वर्कपीस को रस्ट से भी प्रिवेंट करता है। वर्कपीस पर जंग नहीं लगती है। वर्कपीस को क्या करेगा, उसकी जो रस्टिंग हो रही है वर्कपीस की ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, उसको भी क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द कटिंग फ्लूइड, दीज आर द फंक्शन ऑफ द कटिंग फ्लूइड। अगर अब मैं बात करता हूं सर कटिंग फ्लूइड का फ्लो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, विच इज द बेस्ट डायरेक्शन, कि उस डायरेक्शन से हम कटिंग फ्लूइड को फ्लो करें और टेम्परेचर बहुत कम इंक्रीज हो। तो मैं एक ऑर्थोगोनल कटिंग का एग्जांपल ले रहा हूं। किसका एग्जांपल ले रहा हूं, ऑर्थोगोनल कटिंग का एग्जांपल ले रहा हूं। दिस इज योर वर्कपीस। इस वर्कपीस में आपके पास यहां पर टूल है, दिस इज योर टूल, एंड दिस इज योर मशीन सरफेस, दिस इज योर चिप्स, दिस इज योर चिप्स। क्लियर है सर, ये है हमारा टूल, ये है हमारा टूल, ये है हमारा वर्क पीस, और ये है हमारी चिप्स, ये है हमारी चिप्स। पहली डायरेक्शन क्या होती है सर, पहली डायरेक्शन होती है कि आपने कटिंग फ्लूइड को ऑन द बैक ऑफ चिप फ्लो किया, ऑन द बैक ऑफ चिप फ्लो किया। सो दिस इज द फर्स्ट डायरेक्शन ऑफ द कटिंग फ्लूइड, जहां पर हम कटिंग फ्लूइड को अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बैक ऑफ द चिप। तो जब हम ऑन द बैक ऑफ चिप फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, चिप्स का भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि चिप्स का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। आफ्टर मशीनिंग जैसे ही मटेरियल रिमूव होता है, चिप्स का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। सर सेकंड डायरेक्शन क्या होगी, सेकंड डायरेक्शन होगी आपकी रेक क्रीवाइज। सेकेंड डायरेक्शन होगी आपकी रेक क्रीवाइज, मतलब जो रेक फेस और चिप के बीच में अगर हम कटिंग फ्लूइड को फ्लो करवाने की कोशिश करें, वो होगी सेकेंड डायरेक्शन ऑफ द कटिंग फ्लूइड। वो क्या होगी, सेकेंड डायरेक्शन ऑफ द कटिंग फ्लूइड, एंड दिस इज नोन एज ए रेक क्रीवाइज। दिस इज नोन एज ए रेक क्रीवाइज। अगर मैं क्लियरेंस सरफेस की ओर, अगर मैं क्लियरेंस सरफेस की ओर फ्लो करवाऊंगा तो उसे क्या कहेंगे, थर्ड डायरेक्शन, दैट इज clearance crevice. These are the three direction in which we can flow the cutting fluid. जिस डायरेक्शन में हम कटिंग फ्लूइड्स को क्या करवा सकते हैं सर, फ्लो करवा सकते हैं। बहुत ईजी है, तो देखने से पता चलता है सर, यहाँ से भेज दो, यहाँ से भेज दो, यहाँ से भेज दो। यहाँ भेजेंगे तब क्या होगा, चिप पर इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ भेजेंगे तो क्या होगा सर, यहाँ पे जो ये फ्रिक्शन है ना, ये जो फ्रिक्शन है, और इस फ्रिक्शन के कारण जो हीट जनरेट हो रही है ना, वो डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ भेजेंगे तो क्या होगा सर, यहाँ पे जो ये टूल और आपके वर्कपीस का जो इंटरफेरेंस है ना, जहां पर सबसे ज्यादा हीट होती है, जहां पर सबसे ज्यादा हीट होती है वहां पर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज द मेन पॉइंट, दिस इज द मेन पॉइंट। हम यहां पर कटिंग फ्लूइड पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो किस डायरेक्शन से पहुंच सकता है सर, क्लियरेंस वाली डायरेक्शन से पहुंच सकता है। कहां से पहुंच सकता है, क्लियरेंस वाली डायरेक्शन से पहुंच सकता है। लेकिन अगर हम यहां से पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यहां तक कटिंग फ्लूइड को पहुंचाना। लेकिन यहां पर हमें फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कटिंग फ्लूइड का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, कटिंग फ्लूइड का यूज करना पड़ेगा। सर जो अब हम कटिंग फ्लूइड यूज में लेते हैं, उसको अप्लाई करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। तो कटिंग फ्लूइड को अप्लाई करने के 3 मेथड होते हैं। कटिंग फ्लूइड को अप्लाई करने के कितने मेथड होते हैं, 1, 2 एंड 3। कटिंग फ्लूइड को अप्लाई करने का फर्स्ट मेथड होता है दैट इज फ्लडिंग, दैट इज फ्लडिंग। पहला मेथड होता है फ्लडिंग, दूसरा होता है जेट, दूसरा क्या होता है जेट, एंड थर्ड वन इज द मिस्ट,
थर्ड वन इज द मिस्ट। तो बात करते हैं फ्लडिंग की। फ्लडिंग में हम क्या करते हैं, कटिंग फ्लूइड का बहुत ज्यादा वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम को क्या करते हैं, फ्लो करवाते हैं। तो जब हम हाई वॉल्यूम को फ्लो करवाएंगे तो वो बहुत ज्यादा हीट को कैरी कर सकेगा, बहुत ज्यादा हीट को क्या करेगा, कैरी कर सकेगा। और उसका जो फ्लो होता है वो हम करवाते हैं बैक ऑफ द चिप। कहां करवाते हैं, बैक ऑफ द चिप करवाते हैं। और फ्लो करवाने के साथ साथ क्या होगा, इतना ज्यादा वॉल्यूम का बाढ़ आ जाती है ना, बाढ़ को कहते हैं ना फ्लड आ गई, वैसे ही आपका जो कटिंग फ्लूइड होगा उसका भी क्या होगा, फ्लडिंग होगा, उसका भी क्या होगा, फ्लडिंग होगा। लेकिन हम ये ध्यान रखेंगे कि उसकी स्प्लैशिंग बिल्कुल ना हो, उसकी स्प्लैशिंग बिल्कुल ना हो। जैसे ही वो हीट को कैरी करके जाएगा और अपने साथ चिप्स को लेके जाएगा, हम उसको ऑयल पेन में क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। किसमें स्टोर कर लेंगे, ऑयल पेन में स्टोर कर लेंगे। और उस ऑयल पेन में क्या होगा, हम इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी ऑयल को सेपरेट कर लेंगे और चिप्स को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। और फिर वापिस वही ऑयल, वापिस वही आपका कटिंग फ्लूइड क्या हो जाएगा, कूलिंग एंड लुब्रिकेशन एक्शन के लिए, फ्लो होने के लिए वापस रेडी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि सर हम इस प्रोसेस की इफेक्टिवनेस कैसे इंक्रीज करें, इसकी क्या इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो सकती है, बिल्कुल एक नोजल की जगह आप मल्टीपल नोजल्स यूज करो। नंबर ऑफ नोजल्स अगर हमने इंक्रीज कर दी तो नंबर ऑफ नोजल इंक्रीज करने से क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द कटिंग फ्लूइड विल बी इंक्रीज, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ द कटिंग फ्लूइड विल बी इंक्रीज। और हम क्या करेंगे, इन मल्टीपल नोजल्स को क्या करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन से, ऐसा नहीं है एक ही डायरेक्शन में सभी नोजल लगा दी, अलग अलग डायरेक्शन से हम कटिंग फ्लूइड का फ्लो करवाएंगे। अलग अलग डायरेक्शन से कटिंग फ्लूइड का फ्लो करवाने के कारण क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट को वो क्या कर लेगा, कैरी कर लेगा, बहुत ज्यादा हीट को क्या कर लेगा, वो कैरी कर लेगा। मतलब इसमें हम फ्लूइड को, कटिंग फ्लूइड को सीधा का सीधा फ्लो करवा देते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्लडिंग, इन टर्म्स ऑफ द फ्लडिंग। सो दिस इज द फ्लडिंग मेथड, दिस इज द फ्लडिंग मेथड। ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या होता है, जेट। नेक्स्ट मेथड क्या होता है, जेट। सर जेट से भी हो सकता है, बिल्कुल। जो आपका कटिंग फ्लूइड होगा, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैस, लिक्विड या गैस के फॉर्म में हो सकता है। और उसको हम हाई प्रेशर पे अप्रोक्सीमेटली 4 मेगापास्कल पर क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फाइन जेट फ्लो करवाते हैं। इन द फॉर्म ऑफ क्या कराएंगे, हम फाइन जेट फ्लो करवाएंगे। और जब वो फाइन जेट का जो फ्लो होगा ना, उसका जो फ्लो होगा दैट विल बी बेटर एज कंपेयर टू द फ्लडिंग, दैट विल बी बेटर एज कंपेयर टू द फ्लडिंग। और उसमें क्या होगा, वो उन जगह पहुंच सकता है हाई प्रेशर के कारण जहां पर फ्लडिंग वाला आपका कटिंग फ्लूइड नहीं पहुंच पा रहा था। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में, जेट वाली कंडीशन में जो हीट ट्रांसफर रेट होगा दैट विल बी बेटर एज कंपेयर टू द फ्लडिंग, दैट विल बी बेटर एज कंपेयर टू द फ्लडिंग। तो आपको जेट में क्या पता होना चाहिए, हम कटिंग फ्लूइड को इन द फॉर्म ऑफ फाइन जेट फ्लो करवाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फाइन जेट फ्लो करवाते हैं। अगर हम बात करते हैं मिस्ट की, मिस्ट मतलब क्या होता है, ड्रॉपलेट्स। मिस्ट मतलब क्या होता है, ड्रॉपलेट्स। और इन ड्रॉपलेट्स को हम क्या करते हैं, इनको हम एक गैसियस मीडियम में डिस्पर्स कर देते हैं। और एज ए गैस हम जनरली यूज में लेते हैं एयर को। किसको यूज में लेते हैं, एयर को लेते हैं। और इस हम कंप्रेस्ड एयर को क्या करते हैं, फ्लो करवाते हैं। इस कंप्रेस्ड गैस को क्या करवाते हैं, फ्लो करवाते हैं। और इसकी खास बात यह है कि इसमें हम जो कटिंग फ्लूइड यूज में ले रहे हैं उसका वॉल्यूम बहुत कम चाहिए, क्योंकि हम ड्रॉपलेट्स यूज कर रहे हैं। हम क्या यूज कर रहे हैं, ड्रॉपलेट्स मतलब बूंद बूंद हम कटिंग फ्लूइड को यूज में ले रहे हैं। फ्लडिंग में तो हम बहुत सारा कटिंग फ्लूइड यूज में ले रहे थे, इसमें हम बहुत कम कटिंग फ्लूइड यूज में ले रहे हैं। तो बहुत कम कटिंग फ्लूइड यूज में लेने के कारण क्या होगा, कटिंग फ्लूइड का कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगा। कटिंग फ्लूइड का कंजम्पशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और गैसियस में अगर ये आपका क्या हो चुका है, डिस्पर्स हो चुका है, तो जो पेनेट्रेशन होगा वो पेनेट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। और पेनेट्रेशन इंक्रीज होने के साथ साथ जो आपका वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशियो है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब वो इंक्रीज हो जाएगा तो आपका जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस प्रोसेस की खास बात और ये है क्योंकि हमने फ्लडिंग में स्प्लैशिंग का ध्यान रखा था, इसमें स्प्लैशिंग का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इसमें बिल्कुल भी स्प्लैशिंग नहीं होने वाली है, इसमें बिल्कुल भी स्प्लैशिंग नहीं होने वाली है। तो इसमें नो स्प्लैशिंग होगा। क्या होगा, इसमें नो स्प्लैशिंग, बिल्कुल भी स्प्लैशिंग नहीं होगा। याद रखना है, याद इसमें रखना है कि जो मिस्ट होगा उसमें ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होगा। किसकी फॉर्म में होगा, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होगा। और ये जो ड्रॉपलेट्स होगी दैट विल बी डिस्पर्स्ड इन एयर, डिस्पर्स्ड इन एयर। जनरली एयर को हम एज ए गैसियस मीडियम यूज में लेते हैं और फिर हम उसका फ्लो करवाते हैं। तो फ्लो करवाने से क्या होगा, पेनेट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। और पेनेट्रेशन इंक्रीज होने से यहाँ पर मैंने अभी डायग्राम बनाया था, जो मैंने मेन पॉइंट बताया था, जहां पर कटिंग फ्लूइड का जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, उस पॉइंट तक वो पहुंच पाएगा।
अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ द कटिंग फ्लूइड। अब हम क्या बात करने वाले हैं? टाइप्स ऑफ द कटिंग फ्लूइड। अब आप मुझे एक बात बताइए, सबसे बेस्ट कटिंग फ्लूइड, सबसे सस्ता कटिंग फ्लूइड कौन सा हो सकता है? सबसे सस्ता, सबसे चीप टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड, सबसे चीप आपका कटिंग फ्लूइड कौन सा हो सकता है? सबसे चीप बताइए मुझे। दैट विल बी वाटर बेस्ड इमल्शंस, दैट विल बी वाटर बेस्ड इमल्शंस। हम प्योर वाटर को भी एज ए कटिंग फ्लूइड यूज में ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं बताइए मुझे। आपने पढ़ा है प्योर वाटर की जो हीट कैरिंग कैपेसिटी होती है, जो स्पेसिफिक हीट होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। वो क्या करता है? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को इंक्रीज कर देता है, और साथ ही साथ आपका वाटर इजीली अवेलेबल है। इट इज चीप, इट इज चीप। दिक्कत प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ज्यादा टेम्परेचर होगा अगर आपका वर्कपीस का, तो क्या होने लगेगी? रस्टिंग। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो क्या होने लगेगी? रस्टिंग। तो हम ज्यादा टेम्परेचर पर वाटर को यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसकी एक खास बात और यह है कि इसकी विस्कोसिटी भी क्या होती है? कम। इसकी विस्कोसिटी भी क्या होती है? कम। और विस्कोसिटी कम होने से इसका जो पेनेट्रेशन होगा, इसकी जो फ्लोएबिलिटी होगी, वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। लेकिन सर हम इसको रस्टिंग के कारण यूज में नहीं ले पा रहे हैं, उसको यूज कैसे करें? तो रस्टिंग के कारण अगर हम यूज में नहीं ले पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? उसमें कुछ एडिटिव्स मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? एडिटिव्स। एडिटिव्स मिलाने से क्या होगा? उसकी प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और जब हम वाटर में एडिटिव्स मिलाएंगे तो एडिटिव्स मिलाने के बाद हम उसको यूज कर सकते हैं। एडिटिव मिलाने के बाद हम उसको यूज कर सकते हैं। आफ्टर मिक्सरिंग द एडिटिव्स, उस कोटिंग फ्लूइड का, उस कोडिंग फ्लूइड का, कर्डिंग फ्लूइड का नाम क्या हो जाएगा? दैट विल बी वाटर सोल्यूबल ऑयल। जो आपने इंडस्ट्रीज में व्हाइट कलर का देखा है ना, दैट विल बी वाटर सोल्यूबल ऑयल। वो जो व्हाइट कलर का होता है, जैसे आपका मिल्क होता है, मिल्क कलर का, व्हाइट कलर का कटिंग फ्लूइड यूज में लिया जाता है, वो होता है वाटर सोल्यूबल ऑयल। उसमें जो रेशियो होता है वाटर टू द एडिटिव्स, वो क्या होता है? देखिए, वो होता है 30:1 टू ऑलमोस्ट 80:1। 30:1 टू 80:1 वाटर टू द एडिटिव। दिस इज द वाटर, दिस इज द एडिटिव, दिस इज द वाटर, दिस इज द एडिटिव। वाटर का जो आपका कूलेंट होगा, उसका सबसे खास बात यह होगा कि उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होने के कारण वो ज्यादा हीट को कैरी करेगा। वो क्या करेगा? ज्यादा हीट को कैरी करेगा। अगर हम वाटर सोल्यूबल ऑयल का यूज करेंगे तो उसमें एंटी रस्टिंग आपकी जो प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और वो हाई टेम्परेचर पर आपके मटेरियल में रस्टिंग नहीं करेगा। तो टू इंक्रीज द प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर एज ए कूलेंट, वी विल यूज सम एडिटिव्स। और उन एडिटिव्स के बाद जो आपका कूलेंट बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? वाटर सोल्यूबल ऑयल। एंड द रेशियो बिटवीन द वाटर एंड द एडिटिव्स विल बी 30:1 टू 80:1। नेक्स्ट टाइप का जो आपका कटिंग फ्लूइड होता है, दैट विल बी द मिनरल ऑयल। दैट विल बी द मिनरल ऑयल। हम प्योर मिनरल ऑयल्स को भी एज ए कटिंग फ्लूइड यूज में ले सकते हैं। स्ट्रेट मिनरल ऑयल्स, हम मिनरल ऑयल्स को भी इन द प्योर फॉर्म एज ए कटिंग फ्लूइड यूज में ले सकते हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि इनका जो एप्लीकेशन है वो लिमिटेड है। हम इन्हें क्या कर सकते हैं? लाइट ड्यूटी एप्लीकेशन के लिए यूज में ले सकते हैं। पर ये स्टेबल है एज कंपेयर टू वाटर। ये क्या है? स्टेबल है। इनमें रस्टिंग की कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। इनकी जो कॉस्ट होती है वो भी क्या होती है? लो होती है। तो एज ए मिनरल ऑयल को हम क्या यूज में ले सकते हैं? एज ए हम लुब्रिकेशन भी यूज में ले सकते हैं। और ये जो मिनरल ऑयल होते हैं ये रस्ट प्रिवेंट करते हैं, आपके वर्कपीस पर जंग नहीं लगने देते। लेकिन अगर हम प्योर वाटर यूज में लेंगे तो उसमें क्या लग जाएगी? जंग लग जाएगी। उसमें क्या लग जाएगी? जंग। ठीक है सर, अगर मिनरल ऑयल लाइट ड्यूटी के लिए है तो हैवी ड्यूटी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मिनरल ऑयल में हम मिला देंगे एडिटिव। जैसे आपने वाटर में मिलाया था, मिनरल ऑयल में भी हम क्या मिला देंगे? एडिटिव्स। तो जब हम मिनरल ऑयल में एडिटिव्स मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका? वो बन जाएगा आपका एक्सट्रीम प्रेशर पर यूज आने वाला कटिंग फ्लूइड। एक्सट्रीम प्रेशर पर यूज आने वाला कटिंग फ्लूइड। और उस कटिंग फ्लूइड का नाम होता है नीट ऑयल। उस कटिंग फ्लूइड का नाम क्या होता है? नीट ऑयल नाम होता है। दिस इज द नीट ऑयल।
और नीट ऑयल को हम क्या यूज में ले सकते हैं, बिल्कुल हैवी और मीडियम ड्यूटी एप्लीकेशन में यूज में ले सकते हैं, जहां पर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा हो, जहां पर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा हो। तो एज ए एडिटिव सर हम किसको मिलाएं मिनरल ऑयल में, ये भी तो मन में आना चाहिए कि एज ए एडिटिव हम किसको मिलाएं मिनरल ऑयल में। तो मिनरल ऑयल में हम मिलाते हैं क्लोरीन को। किसको मिलाते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन के साथ साथ हम इसमें मिलाते हैं सल्फर। इन दोनों में से कोई एक मिलाना है, इन दोनों में से कोई एक मिलाना है। तो अगर हमने क्लोरीन मिलाया है तो वो बनाएगा आपका आयरन क्लोराइड, अगर हमने मिलाया है सल्फर तो वो बनाएगा आयरन सल्फाइड। सर दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, मिला लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इन दोनों को मिला लोगे तो भी ये कोई एसिड नहीं बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें क्या होगा, दोनों की प्रॉपर्टीज मिलेगी, हमें क्लोरीन की भी प्रॉपर्टीज मिलेगी और सल्फर की भी प्रॉपर्टीज मिलेगी। तो जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, मिनरल ऑयल में मिलाएंगे, तो जब ये कटिंग फ्लूइड आपका वर्कपीस और टूल के साथ कांटेक्ट में आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो क्लोरीन होगा वो बनाएगा आयरन क्लोराइड और जो सल्फर होगा वो क्या बनाएगा, आयरन सल्फाइड। और ये जो आयरन क्लोराइड एंड आयरन सल्फाइड जो होते हैं ना, ये एंटी वेल्डिंग कंपाउंड होते हैं। ये क्या होते हैं, एंटी वेल्डिंग कंपाउंड। और इनको हम क्या कहते हैं, ईपी कहते हैं। क्या कहते हैं, ईपी। क्या कहते हैं, ईपी। ईपी मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम प्रेशर, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में जो यूज में आने वाले होते हैं उन्हें हम कहते हैं ईपी। पहले क्या होता था, ये ऑयल नहीं मैन्युफैक्चर होते थे, तो उस कंडीशन में हम हाई टेम्परेचर वाली मशीनिंग प्रोसेस नहीं कर पाते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है, इन ईपीज का यूज करके हम ऐसे भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज में ले सकते हैं जिनमें एक्सट्रीम प्रेशर और एक्सट्रीम टेम्परेचर वाली कंडीशन यूज में आ रही हो। तो आपको क्या याद रखना है, वाटर हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वाटर में कुछ एडिटिव्स मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वाटर सोल्यूबल ऑयल, उनकी प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो जाएगी। और उसका रेशियो होता है 30:1 to 80:1, द रेशियो बिटवीन द वाटर एंड द एडिटिव्स। और उसका जो कलर होता है वो लाइट वाइट होता है, व्हाइट सफेद सा नजर आने लगता है हमें। फिर हम मिनरल ऑयल्स को भी यूज कर सकते हैं, प्योर मिनरल ऑयल को हम यूज करते हैं विदाउट एनी एडिटिव्स। वो स्टेबल होते हैं, उनकी कॉस्ट कम होती है, लेकिन उनकी लिमिटेड एप्लीकेशन है, उनकी जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत कम होती है। लेकिन अगर उनकी इफेक्टिवनेस बहुत कम है तो हम उसको सिर्फ लाइट ड्यूटी के लिए करेंगे, लाइट ड्यूटी एप्लीकेशंस के लिए करेंगे जिनमें टेम्परेचर बहुत कम प्रोड्यूस होता हो। ठीक है, अगर हमें इनकी जो यूज है हैवी ड्यूटी और मीडियम ड्यूटी के लिए करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, उसमें मिला देंगे एडिटिव्स। क्या मिलाएंगे, एडिटिव्स। तो जब हम मिनरल ऑयल में एडिटिव्स मिलाएंगे तो वो ईपी में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ईपी, एक्सट्रीम प्रेशर कंडीशन में यूज में आने वाले लुब्रिकेंट्स। क्लियर है। तो एक्सट्रीम प्रेशर कंडीशन में हमें यूज करने के लिए उसमें जो एडिटिव्स मिलाने पड़ेंगे दैट विल बी सल्फर, क्लोराइन या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो सल्फर मिलाएंगे तो बनेगा आयरन सल्फाइड, क्लोरीन मिलाएंगे तो बनेगा आयरन क्लोराइड, और ये दोनों ही एंटी वेल्डिंग कंपाउंड होते हैं। तो यहां तक आपका जो मशीनिंग ऑपरेशन होता है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।